आदाब नाजरीन, आपके महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर के साथ मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। स्टूडियो में रौनक अफरोज़ है, वन ऑफ द लीड यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। हफ्त रंग शख्सियत, खूबसूरत कलाम, बेमिसाल नुस्खे और क्या चाहिए हम सबको मुस्तफ़ीद होने के लिए, शायरी का लुत्फ़ उठाने के लिए, हिकमत से बहरामंद होने के लिए। तो आइए इस्तकबाल करते हैं जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब का। पुरतपा खैर मक़दम। ज़रा नवाजी। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज एक छोटी सी बात है, एक ख़याल है जिसे हम चाहेंगे कि हकीम साहब के साथ शेयर करें, बल्कि हकीम साहब की रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करेंगे और उनके तवस्सुत से आप सब तक भी पहुँचाएँगे। अल्लामा इक़बाल का एक शेर है कि तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, जो शिकस्ता हो तो अजीज़ तर है निगाहे आईना साज में। तो दिल हो या आईना हो, कहते हैं कि जब ये टूट जाता है तो ये ज़्यादा मुफीद और कारआमद होता है, और अल्लाह को भी जो है बंदे का दिल जब वो शिकस्ता तर हो तो अपने से ज़्यादा करीब महसूस होता है। बंदे को भी अल्लाह ताला से लगाव महसूस होता है और अल्लाह ताला की रहमतें भी उसकी जानिब मुतवज्जह होती हैं। यही हाल आईने का है कि जब आईना सलामत रहता है तो उसमें एक ही शबीह होती है, लेकिन जब आईना किरची किरची होता है, इसके हज़ार टुकड़े होते हैं, तो फिर उसमें हज़ार अक्स भी उभरते हैं। तो आइए हम हकीम साहब से जानें कि शीशा हो या दिल हो, जब ये टूटता है तो ये कितना मुफीद और कारआमद होता है और कितनी इसकी अहमियत बढ़ जाती है। जी हकीम साहब। वो एक शेर किसी ने मुझे सुनाया था आज से 35 साल पहले, और वो शेर सुनकर मैं आज तक मुझे हैरत है कि इतना अच्छा शेर भी कोई कह सकता है। तो वो शेर आईने पर था, और वो शेर ये था कि मेरा आईना, मेरा आईना, मेरा आईना, मेरा आईना, 4 बार उसने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मेरा आईना, मेरा आईना, मेरा आईना, मेरा आईना, यही कहते कहते अभी अभी कोई गुलसितां से गुजर गया। वाह, क्या कहने हकीम साहब। यानी एक मिसरे में उसने आईना ही इस्तेमाल किया। तो शायर किस ज़मन में आईना को याद कर रहा है, यहाँ ऐसा लगता है कि वो अपने दिल को कह रहा है, मेरा आईना। जैसे और मेरा दिल, मेरा आईना, मेरा आईना, मेरा आईना, मेरा आईना, यही कहते कहते अभी अभी कोई गुलसितां से गुजर गया। दोस्तों, ये जिस्म की जो नशोनुमा अल्लाह ने की है, और उसमें दिल को आईने की जगह बताया है, इसमें सब दिखता है। और इसको दिखाने वाली जो है वो है आँख। अगर आँख ना हो तो दिखता कुछ नहीं, और आँख जो है वो मोहताज है दिमाग की। आँखों को, दिमाग के कुछ हिस्से को डेवलप करके अल्लाह ने यहाँ सामने लगा दिया, जिसे हम आँख कहते हैं। तो ये हमारे आज़ा जो हैं एक दूसरे से बड़े कनेक्टेड हैं। और इकबाल के शेरों में तो जो वहदत है और जो वो कहना चाहते हैं, तो वो इंसान को एक ऐसे रूप में देखना चाहते हैं जो जिसमें अल्लाह पसंद करता है। तो आईने की तरह साफ़ हो, अगर कुछ भी गर्दो गुबार हो तो नज़र आ जाए, उसे साफ़ कर लिया जाए। इकबाल के शेर में ये मतलब होता है इसका। बहुत बहुत शानदार हकीम साहब। कौन सा मौजू है या कौन सा ख्याल है कि जिसकी तशरीह नामुमकिन है आपके लिए? अल्लाह आपके सेहत व सलामती के साथ आपके दर्जात में और आपके इल्म में, आपके फ़न में और इजाफ़ा करे। अब आपका खूबसूरत सा कलाम। मतलब पेश खिदमत है कि तलखिए गर्दिश अय्याम भुला देता है, तलखिए गर्दिश अय्याम भुला देता है,
मेरी तकलीफ मेरा जाम भुला देता है। बहुत खूबसूरत। मेरी तकलीफ मेरा जाम भुला देता है। एक ताजिर का है अंदाज तकल्लुम ऐसा। आहा, एक ताजिर का है अंदाज़ तकल्लुम ऐसा। अंदाज तकल्लुम ऐसा, पूछ कर दाम मेरा दाम भुला देता है। क्या बात है हकीम साहब, एक ताजिर का है अंदाज तकल्लुम ऐसा, बहुत खूबसूरत। पूछ कर दाम मुझे दाम भुला देता है। और शेर देखें कि हाफजा हो गया कमज़ोर बहुत अब इसका, हाफजा हो गया कमज़ोर बहुत अब इसका, मुझको बोसीदा मेरा जाम भुला देता है। देता है। और मक्ते का शेर है कि दर्स है शेख व ब्राह्मण का मुरस्सा इतना, दर्स है शेख व ब्राह्मण का मुरस्सा इतना, दूर वो रिश्ता असनाम भुला देता है। बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। शीरीं से मुखातिब है, बताएं शीरीं क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शीरीं। जी मैम, पहले तो मेरी ये पुरानी गुजारिश है कि मेरी कॉल ना काटी जाए। बिल्कुल शीरीं, अब ये आपकी गुजारिश नहीं, अब आपका ये हुक्म है और हमारे सराखों पे। जी शीरीं बताएं क्या सवाल है। जी मैम, मेरे सवाल भी हैं बताइए। और हकीम साहब के वाकयात, दोनों वाकयात इतने अच्छे लगे कि ऐसी भी लड़ाइयाँ होती हैं। यही तो बड़ी प्यारी लड़ाइयाँ हैं, यही तो, जी यही बहुत मुश्किल काम है। मैं तो बहुत करता अल्लाह के हूँ करीब ऐसा, पहुंचना। बहुत उसके आखिरी मुनाफे तक ले आता हूँ। जी, मोहब्बतों वाली लड़ाइयाँ। एक बार एक ये हुआ कि मेरे पास बुलेट मोटरसाइकिल, और मैं गांव में एक बच्चा था वो हवा भरने वाला, मैंने कहा इसमें हवा भर दे, तो उसने कहा पैसे टूटे हुए लूँगा, 5 रुपए लूँगा। ये वहाँ का, जब मैं एक्चुअली क्या हुआ था, मैं गांव गया तो मैं 25 साल बाद गया गांव, वैसे जाना ही नहीं होता था, तो मुझे लोग भूल चुके हैं। मेरा गुज़िश्ता जो वक्त है 20-22 साल का, वो बम्बई में महाराष्ट्र में गुजरा। तो इस 20-22 साल में एक नई नस्ल बड़ी हो गई पैदा होकर, मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो बस स्ट्रगल कर रहा था, बहुत तकलीफ़ में था कि मैं कामयाब होकर जाऊंगा। तो मैं, उसने कहा कि भाई टूटे हुए पैसे देने पड़ेंगे, 5 रुपए होंगे। मैंने उससे कहा नहीं, 3 रुपए ले लेना। आज ऐसे हो गया कोई 10 साल की बात, क्योंकि नहीं 5 रुपए लूँगा और वो भी टूटे हुए। और वो बड़ी झिक की उसने, और मैंने कहा अच्छा भर दे। तो कहता टूटे हुए हैं ना आपके पास? मैंने कहा तू भर तो सही। अब वहाँ ये था कि वो पठानों के लड़के हवा भरवा के चले जाते, पैसे देते नहीं, दादागिरी करते। तो वो उसने हवा भर दी, तो मैंने उसको 50 रुपए दिए, और तो वो नाराज़ होने लगा, टूटे हुए पैसे मैंने पहले ही कहा था कि देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा अच्छा तू रख ले, ये सब पैसे तू रख ले, और मैं चला गया। और वो इतना परेशान हो गया, कभी इससे पूछे कि ये कौन था, कि हवा भरवाए और 50 रुपये दे के चला गया, कह रहा तू ही रख ले। और उसने फिर पूछा पाछा एक जगह, तो किसी ने बता दिया कि ये फलां आदमी है। तो इसमें मज़ा बहुत आता है। वो आज भी मैं उस तरफ को निकलता हूँ तो मुझे देखकर हैरान हो जाता है। बिल्कुल, बड़ा सुरूर है इसमें शीरीं, बहुत सुरूर है। ये महसूस करने वाला, देने वाला ही जानता है, उसे महसूस कर सकता है, और काफ़ी देर तक ये सरशारी रहती है। अल्लाह हम सबको भी तौफीक दे हकीम साहब कि आपके इन तमाम अच्छे कामों को दिल में जगह दे सकें, इन पर अमल कर सकें। जी शीरीं, पहला सवाल। जी, पहला सवाल है मैम मेरा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले जो थायराइड के बारे में बात की थी, मोटे होने वाले थायराइड के बारे में, एक्चुअली मेरे मामी के भाई आए हुए थे, तो उनको ये प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने नुस्खा भी बना दिया मामी ने फौरन उनके लिए। लेकिन उनको इसके साथ 2 और प्रॉब्लम भी थी मैम। तो नाभि के पास उनको ना कुछ चुभन जैसी महसूस होती है, और दूसरी प्रॉब्लम की, और भारीपन भी महसूस होता है पेट में, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम है उन्हें। तो क्या ये नमक जैतून कोलेस्ट्रॉल पे भी काम करता है? नमक जैतून और मीठा सोडा। ठीक है, दूसरा सवाल है, जो हकीम साहब का नजले वाला नुस्खा है, वो अभी गर्मी तो बहुत ज्यादा हो रही है, तो वो अगर गर्म पानी की जगह नॉर्मल पानी से लिया जाए तो कैसा है? ठीक है। और
तीसरा सवाल है, जिनको नया खून नहीं बनता उसके लिए क्या करें? पहला सवाल इनके मामी के भाई के मुतालिक है। हाँ, तो नमक, जैतून और खाने का सोडा कोलेस्ट्रॉल का भी दुश्मन है। चुन चुन कर निकालता है चर्बी को, जहाँ जहाँ ज़ायद चर्बी हो। तो इसे 2 बार ले सकते हैं, और वो उस नुस्खे के साथ लीजिए जो थायराइड का वो ले रहे हैं। मज़ीद बेल आ गई है, बेल का शरबत खूब पिलाया करिए मामा जी को। बेल आई हुई है और शायद 1 आध महीने चलेगी, तो उनसे उनकी दूसरी तकलीफ़ भी इंशाअल्लाह पेट का हल्कापन और भारीपन का भी मामला अच्छा होना चाहिए। जी, नज़ले के लिए जो चीज़ें हैं वो गर्म पानी से ही लेनी है या नॉर्मल पानी से भी ले सकते हैं? हाँ, गर्म पानी से भी ले सकते हैं, नॉर्मल पानी से भी ले सकते हैं। गर्म पानी ज़्यादा फ़ायदा करता है। चाय से ले सकते हैं। अब गर्मी कितनी है, आदमी चाय तो गर्म पीता है ना, पानी तो ठंडा की तरफ जाता है, लेकिन चाय भी पी सकते हैं इसको खाने के बाद। खट्टी चीज़ों से बचाएं तो फ़ायदा मुमकिन है। जी, नया खून बनाने के लिए क्या करें? ये खून बनाने के लिए हमारा लीवर का फेल सही होना चाहिए, और लीवर के फेल के लिए नमक जैतून बेहिसाब अच्छा है। यानी इसकी अच्छाई आप समझ लें कि अगर किसी को यरकान हो जाए, यानी पीलिया हो जाए, जॉन्डिस हो जाए, तो इसकी 4-6 खुराक काफ़ी हैं लीवर का यरकान दूर करने के लिए। इतना तेज़ असर और बेहतर नुस्खा है। ये किडनी को भी फ़ायदा पहुंचाता है। ये औराम जो है, वर्म जो हो जाते हैं जिस्म में, आज़ा पर, चाहे वो पेट हो, आंतें हो, मैदा हो, किडनी हो, लीवर हो, इसको वर्म का दुश्मन है ये। और स्किन के लिए बहुत अच्छा है, किडनी के लिए बहुत अच्छा है। तो ये दुनिया का एक ख़ास नमक है जो इस्तेमाल बग़ैर ज़रूरत के भी कर सकते हैं। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। यहाँ एक वक्फा दरकार है, बहुत जल्द हाजिर हुए। आप देखते रहें आदाब डॉक्टर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है। आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर हकीम साहब का इस्तकबाल कर लेते हैं तमाम नाजरीन की तरफ से, और हमारी पूरी टीम भी आपको खुश आमदीद कहती है। हकीम साहब, इस्तकबाल है आपका। खुश आमदीद, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। भूपेंद्र जी हमारे अगले कॉलर हैं। जी बताएं क्या सवाल है? भूपेंद्र जी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं? काफ़ी, हाँ, बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी, काफ़ी लंबा इंतज़ार, बहुत ज़हमत दी आपको, लेकिन शुक्रिया कि आपने इंतज़ार किया। जी फरमाइए। सर, हमने वजन कम कर लिया 11 किलो। हाँ हाँ, अच्छा, हेलो, जी जी। 11 किलो वजन कम किया सर 4 महीने में। किस तरह किया? वही सर, दोपहर में दाल पीता था, रात को 2 रोटी खाता था। हाँ जी जी सर, जी। 11। और गोंसिया मंगाया था, मेरे दर्द उसमें थी, वो खत्म हो गई थी, लेकिन मोटरसाइकिल से गिर पड़ा एक दिन, तो फिर एक पैर में दर्द हो गया। तो सर क्या वो आपका टी कैप्सूल मंगवा ले, ठीक है, कि ठीक। गोंसिया ही मंगवाएं? बेहतर। नहीं, टी केयर कैप्सूल गोंसिया से भी बेहतर है, और वो भी आप मंगा सकते हैं। और बहुत आपने कमाल कर दिया, मेरी तरकीब इस्तेमाल की, और शगुफ्ता मना करती है कि अब आप ज़्यादा पतला मत होइए, और मेरी बीवी भी मना करती है कि इतने पतले होंगे तो चेहरा छोटा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो मेरी दाल अक्सर ये दोनों लोग बंद करा देते हैं, लेकिन आपने 12 किलो वज़न कम कर लिया। आप कैप्सूल टी केयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी भूपेंद्र जी, बहुत मुबारकबाद। वज़न कम करना ये अपने आप में किसी से कम नहीं है। हम तो बहुत कोशिश करते हैं, इरादा करते हैं, लेकिन सब का सब नाकाम हो जाता है। हम भी आजमा के देखेंगे कि इस दाल में क्या ऐसा
ख़ास वस्फ है और किस तरह से ये वज़न को कम करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बढ़े हुए वज़न से परेशान हैं। सुधा जी हमारी अगली कॉलर हैं। जी बताएं, क्या सवाल है सुधा जी? इस्तकबाल आपका। हमारी प्यारी बेटी यास्मीन और हमारे मसीहा, आप दोनों का अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। सर, कल आपने फरमाया कि ये जुनून है, पागलपन है। वाकई में ये बहुत बड़ा पागलपन है। काश मैं पहले मिली होती तो कुछ सीख पाती आज से। कल की शायरी का खुमार अभी तक उतरा नहीं था और आज फिर आपने एक और मात दे दी हमें। क्या कर डालते हैं सर आप, ये क्या करते हैं, मदहोश कर देते हैं आपकी गजलें। पहले तो समझ में नहीं आती थी और अब ऐसा पागलपन हो गया है कि नहीं पढ़ूं तो ऐसा लगता है कि मैं ही पागल हो जाऊंगी एक दिन। वो गालिब ने कहा है ना, मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा। मकतब कहते हैं पाठशाला को, किसी की समझ में नहीं आ रहा हो तो। मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। तो अब समझ में आने लगा तो आपके लिए बहुत परेशानी की बात है। फिर और स्कूलों का दस्तूर है कि मास्टर पहले कहते थे कि सबक याद कर लो, ये 50 बार ये सबक दोहराओ और याद हो जाएगा तो तुम्हारी छुट्टी। तो जब तक वो याद नहीं कर लेता था स्टूडेंट, जब तक उसे छुट्टी नहीं देते थे। लेकिन ये जो मकतब इश्क है, तो गालिब ने ये कह दिया कि मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। तो आप जिस खाने में हैं, शगुफ्ता भी माशाअल्लाह कदम ब कदम बढ़ रही है। शायरी के में बहुत गहराई से उतरती जा रही हैं। जबकि 10 साल हमारे प्रोग्राम्स में कभी मैंने इतनी गहराई से शेरों की तरफ मुतवज्जो नहीं देखा। और आप भी पहले सोचते होंगे जाने क्या है, और लज्जत दुश्नाम और जाम और ये क्या है। लेकिन मेरी शायरी समझने के लिए 5-7 अल्फाज जो मेरी गज़ल में रोज़ाना होते हैं, बस वो सीख लें, सारी शायरी समझ सकते हैं आप। माफ़ कीजिए मैंने आपको बीच में मुदाखलत की, अब आप अपनी बात कह सकती हैं। सर, इतना आनंद आता है आपकी बातें सुनती रहती हूँ, ऐसा लगता है बस सुनती रहो। मेरी समातों में उतरती रहती हैं आपके कलाम क्या, आपकी बातें क्या। एक चीज हो तो बताऊं मैं आपकी, हर चीज पे ऐसा दिल करता है कि बस सुनती रहूं, बस बोलने का भी मन नहीं करता, सिवाय सुनने के ना कुछ मन नहीं करता। सर, आप इतना खो देते हैं मेरे को कि मैं अपने आप में नहीं रह पाती, मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। सर, जो आपने अभी खुलासा किया ताजीर है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं अपने सर्वेंट्स के साथ आज भी ऐसे मजाक करती हूँ। वो कहेगा कि इतने का सामान लाए, मैंने कहा नहीं तो कम, इतने का तो मिलता ही नहीं, कम का मिलता है। कह रहे नहीं आंटी मैं सच बोल रहा हूँ, मैं इतने का लाए। मैंने कहा नहीं, सिर्फ ऐसे ना ठीक करवा के ला। और उसको मैं 500 रुपए का नोट पकड़ा देती हूँ। आंटी अब ऐसे काम करते हो, किस बात के दे रहे हो? मैंने कहा तेरी ईमानदारी की है, तू रख ले, और किसी चीज की नहीं है ये। सर, मेरे 2 सवाल हैं जी। कुछ कहना भी चाहूंगी, मैं तो भूल जाती हूँ, आपको देखते देखते ना सब कुछ भूल जाती हूँ, मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी तेरे दर पर, कभी दरबार पर, है गमे आशिकी तेरा शुक्रिया। ना जाने कौन कौन से दौर से गुजर गई, कभी दुख आए कभी सुख आए, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। सर, मेरा सवाल है जी। एक तो ये बताइए कि खजूर पहले ही इतना मीठा होता है और बाजार में जो सील पैक आते हैं उसके ऊपर जो है ना गुड़ की चाशनी लगी हुई होती है, वो 150 रुपए किलो मिलते हैं अंदाजन। और जो बॉक्सेस में आते हैं वो 850 रुपए किलो पर केजी के हिसाब से मिलते हैं, जिसपे डंडियां लगी हुई होती है। मतलब गरीब आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना। क्या धो करके इन्हें खाएं तो इसके फवायद कम तो नहीं होंगे? और सर, दूसरा सवाल था, कल मैंने जो पूछा था आपसे, गोल्ड ब्लडर में जो 6-7 इंच के MM का जो बताया था उन्हें, कोलेस्ट्रॉल का जो है ना मसा है, और उनको क्या था, लीवर फैटी था और उनको गैस भी बनती थी।
तो ये दोनों नुस्खे आपने उसी चीज के लिए दिए थे, 2 चुटकी सोडा, 1 चुटकी रोजागोंद और जैतूनी नमक, 2 चुटकी जैतूनी नमक। और ये सर होता क्या चीज है? मसा जो है किस चीज का होता है? ये क्या चीज क्या है ये? बेहतर जी जी हकीम साहब। और गॉल ब्लैडर में दरअसल एक लिक्विड, और वो आता है लीवर से। वो एक एसिड जो ज़रूरत पड़ने पर बाहर आकर हमारे खाने में पड़ता है और उसको खाने को एक तरह से समझ लीजिए भस्म कर देता है, जला देता है, उबाल देता है, गला देता है। और जब हम लोग ज़्यादा चर्बी खाते हैं, हमारा क्या है, हम शौक में अनाप शनाप खाते हैं, तो हमारे जो पाचन तंत्र है इसमें नसें लीवर से वहाँ तक जा रही हैं जहाँ गॉल ब्लैडर है, और वो जो चर्बी ज़ायद हो जाती है, ये जब उससे होकर गुजरती है चर्बी, तो वो उसे जलाकर फूंक कर बाहर निकाल देता है। ये क्रिया चलती रहती है। जब भी हम ज़्यादा चर्बी खा लेते हैं तो वो उस फैट को जलाकर बाहर कर देता है। कभी हम इतनी चर्बी खा लेते हैं कि हमारे गॉल ब्लैडर की चर्बी ही ख़त्म हो चुकी होती है, उसको जला कर वो एक लिक्विड, एक एसिड जो होता है वो ही ख़त्म हो चुका होता है, तो ये चर्बी जाकर उसमें क़याम कर लेती, बैठ जाती है। अब जलाने वाला कोई पदार्थ है नहीं, तो यही जाकर वसा या पथरी या ये सब कुछ बन जाता है। और फिर ये क्योंकि छोटा सा गॉल ब्लैडर होता है, उसका 2-3 mm का सुराख होता है, अगर ये बड़ी चर्बी या बड़ा वसा या पथरी बन गई तो उससे निकलना नामुमकिन होता है। अगर छोटी है तो फिर इसे दबाव से निकाला जा सकता है, या जब तक वो नरम है जब तक निकाला जा सकता है। सख्त होने पर, पत्थर होने पर इसको निकालना मुश्किल होता है, इसलिए हमें ऑपरेट भी कराना पड़ जाता है। तो इसी के लिए दिया है आपको, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, पहला सवाल, वो जो शुगर की कोटिंग है उसको कैसे रिमूव करें? हाँ, मुझे नहीं लगता कि उस पर शुगर की कोटिंग होती है, बल्कि जो खजूर है ना, ये बहुत तरह की आती है। शायद वो सबसे सस्ती है इसलिए ऐसा लगता हो, लेकिन वो खजूर मुझे बहुत अच्छी लगती है। और पिन खजूर उसे कहते हैं, और सबसे ज़्यादा गरीब लोग उसे ही इस्तेमाल करते हैं। और वो जो महंगी खजूरें हम लोग तो इस्तेमाल कर पाते हैं, आप भी, लेकिन हर किसी की बस की नहीं है, क्योंकि आज भी 1800 रुपये में घर का राशन आ जाता है 1 महीने का, जिसमें 5 लोग आराम से खाना खा सकें। कम से कम कुछ दालें और कुछ आटा तो आ ही जाता है पूरे 1 महीने का, तो गरीब आदमी उसे नहीं खा सकता। तो फ्रेश खाना हो तो महंगी वाली कोई भी ले सकता है। दौलत में ताकत है कि वो बेहतरीन चीज़ को चुन सकती है। लेकिन वो खजूर भी मुझे बहुत पसंद है। मेरे ख्याल से धोने की ज़रूरत नहीं है, और धो भी लेंगे तो कोई नुकसान तो है नहीं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले कि प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, अगले कॉलर की जानिब बढ़ें, एक छोटा सा ब्रेक और लेते हैं नाज़रीन। छोटा सा इंतज़ार, थोड़ी सी जहमत, बहुत जल्द हाजिर हुए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है, वेलकम बैक। और चाहेंगे कि हकीम साहब को भी एक बार फिर प्रोग्राम में शामिल करने से पहले उनका वालेहाना इस्तकबाल कर दिया जाए। खुश आमदीद हकीम साहब, समी में क़ल्ब से इस्तकबाल है आपका। आदाब। बानो में सुन पा रही हैं आप? हाँ हाँ, सुन पा रहे हैं। जी, सवाल बताइए अपना। हाँ हकीम साहब, मेरा ये सवाल है कि मैं पीरियड प्रॉब्लम में वो है, अभी पीरियड प्रॉब्लम में महीने में 2 बार या 3 बार ऐसा, कभी कभार फिर से पीरियड प्रॉब्लम आता,
और टॉयलेट भी नमाज के लिए, जैसा कि पानी नहाने के बाद में भी फिर थोड़ा रह जाता टॉयलेट, तो इसके लिए आप पूरा नुस्खा बताइए मेरे को। और मेरी दूसरी बात ये है कि मैं थायराइड का नुस्खा तो गोंद मोरिंगा, धनिया, मेथी दाना, आंवला का तो ले रही हूँ सुबह में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फर्क है हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरी गोली भी कम हो गई अभी थायराइड की। अभी जरा मेरे को ये पीरियड प्रॉब्लम वाला नुस्खा बताइए आप जरा पूरी तरह से। और दूसरी प्रॉब्लम मेरी ये है कि मेरी बहन की लड़की की शादी है, तो उसको एक अभी 2 महीने है, तो उसको चेहरे पे ग्लो आने के लिए वो तो गोंद मोरिंगा ले रही है, जरा चेहरे पे उसके शादी के टाइम पे जरा ग्लो आने के लिए आप कुछ पान वगैरह बोले थे, जरा उसके बारे में भी जरा खुल के बताइए। ठीक जरा मेरे को महीने का भी तो पूरा नुस्खा बोलिए हकीम साहब। क्या गोंद मोरिंगा 2 बार कैसा लूँ मैं? सुबह तो नाहर पेट के साथ में है मेरे को, थायराइड की गोली के साथ। अभी फिर ये पीरियड प्रॉब्लम और टॉयलेट प्रॉब्लम का मैं कैसा करूँगा वो बोलिए। ठीक है जी हकीम साहब। हाँ, एक ये जो आपके किचन में खाने का सोडा होता है वो 1 चुटकी और नमक जैतून 1 चुटकी 1 गिलास पानी में मिला लें और गोंद चिलगोज़ा 1 चुटकी खाएं और ये पानी पी लिया करें दिन भर में 1 बार। तो ये आपकी पीरियड्स की प्रॉब्लम, हैज़ की और बाथरूम की प्रॉब्लम दोनों अच्छी हो सकती है। ये 1 बार या 2 बार ले सकते हैं। 1 बार शुरू करें पहले, फिर 2 बार भी अगर ज़रूरत पड़े तो 2 बार लें, नहीं तो 1 बार में ही आदमी को फ़ायदा होने लगता है। 2-3 महीने इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बच्ची जिसके चेहरे पे ग्लो चाहिए तो गोंद मोरिंगा दे सकते हैं 1 ग्राम नारियल पानी के साथ या दूध के साथ या पानी के साथ, जैसे उनके हालात हैं। नारियल पानी भी बड़ा महंगा आता है और ऐसा करें कि आंवला सूखा हुआ लेकर पीस कर रख लें और आधा चम्मच आंवला 1 ग्राम गोंद मोरिंगा ये दिन में 1 बार या 2 बार उन्हें दूध या नारियल पानी या पानी से दें और 1 हफ्ते में 2 बार मल्टीविटामिन कैल्शियम की गोली ज़रूर दिया करें। एक हफ्ते में 2 बार। तो शादी की तारीख आते आते उनको पुरकशिश पुरशबाब हो सकती है। शबाना साहब अलीगढ़ से, बताएं बहन क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मुझे एक तो सवाल है मेरे हकीम साहब से। जी जी सुन रहे हैं, आप बताइए पहला सवाल कौन सा है? ब्लड प्रेशर की बीमारी खत्म हो सकती है नहीं? पहला सवाल तो ये है मेरा। ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि मैं बीपी की गोली खाती हूँ। हाँ। तो मेरे सर में और आंखों में दर्द होने लगता है बहुत ज्यादा कभी कभी उसी गोली को खाते खाते। जी, आपको हाई ब्लड प्रेशर है शबाना साहबा? जी नहीं, बस कभी 150, 160, 170 इतना हो जाता है। तो हाई हुआ। जी, और कोई सवाल है? यही सवाल है। तो मेरा वो डॉक्टर जो जिनसे मैं टेबलेट लेती हूँ तो उन्होंने मेरी 3 टेबलेट बदल दी हैं। ठीक तो है। अब दूसरे डॉक्टर को मैंने दिखाया है तो वो कह रहे थे कि वो टेबलेट तो आपको बदलनी नहीं चाहिए, जो एक पेली लिख देते हैं बस वही खाई जाती है। और एक डॉक्टर ने मुझे ये बताया है कि 150 ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल रहता है, आपको टेबलेट नहीं खानी चाहिए। तो मुझे खानी चाहिए नहीं है टेबलेट, छोड़ दूं मैं या खाऊं? बेहतर। अच्छा देखिए, 150 नॉर्मल नहीं होता। पहले जब दुनिया का दर्जा हरारत कुछ कम था तो 120 ऊपर का और नीचे का 80 ये तय पाया गया था। लेकिन अब
हरारत बहुत बढ़ गई है दुनिया की, तो अब 130 और 80 90 इसको नॉर्मल मान लिया गया है। 130 हो ऊपर का और 90, इससे जो ज़्यादा है तो वो इंसान की अपनी बर्दाश्त पर है, कितना बर्दाश्त होता है। तो ये बढ़ने से घबराहट होने लगती है। अच्छा, ये बढ़ता है तो फिर पल्स भी बढ़ जाती है। सबसे ज़्यादा परेशानी होती है पल्स बढ़ने से। तो पल्स कितनी है ये देखें कि आपकी पल्स जो है 70-75 ऐसी रहती है, तो फिर ये खतरे वाला नहीं होता। पल्स जो हम ऐसे ये पकड़ के देखते हैं ना, कितनी बार ये पल्स चल रही है, तो इसकी मशीनें भी आती हैं और ब्लड प्रेशर मीटर में भी पल्स अलग से नज़र आती है। तो 150 नॉर्मल नहीं है, ख़बरदार रहें, गोली खाएं। और अब गोली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बदलने की। मैं आपको जो नुस्खा बता रहा हूँ दुनिया का बेहतरीन नुस्खा है, और वो घरेलू नुस्खा है। आपके घर में किचन में खाने का सोडा है, ये 1 चुटकी लें, और नमक ज़ैतून असली वाला लें 1 चुटकी, पानी में मिला दें 1 गिलास पानी में, और ये दिन में 2 बार पी लिया करें। मैंने जिसको भी ये नुस्खा बताया उसको ब्लड प्रेशर से निजात अल्लाह ने दी। अपनी गोली भी खाएं, एकदम से नहीं छोड़ें, और फिर चेक करा करें तो आपको अच्छा लगेगा कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आने लगा। ये कोलेस्ट्रॉल को आपको ख़त्म करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। दिल के करीब कुछ चर्बी हो या दिल की रगों में कुछ चर्बी जमा हो जाती है, उनको भी खोलने की ताकत रखता है। वर्षा रानी हमारी अगली कॉलर है जी, बताइए। हाँ जी, नमस्कार मैडम। जी आदाब, कैसी हैं वर्षा जी? हाँ जी ठीक है डॉक्टर, नमस्ते। वर्षा जी स्वागत आपका, जय हिंद। डॉक्टर मेरे 3 सवाल है। हाँ, पहला सवाल है, मेरी बहू है, उसको ना मेंसेस बहुत ज्यादा आते हैं, 10 दिन रहते हैं, और यूरिक की नाम क्या थायराइड है। ठीक है। और दूसरा सवाल है, मेरा बेटा पोता है 10 वर्ष का, उसको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है पैरों की हड्डियों में। ठीक है। तीसरा? और तीसरा सवाल है, मेरी पोती है छोटी, 1 साल की है, और ना जब उसका जन्म हुआ था ना 1.5 किलो की थी, अब वो ना जल्दी जल्दी बीमार हो जाती है 15 दिनों में। ठीक है। वो अपनी माँ का दूध पी रही है क्या? हाँ जी। पोती आपकी अपनी माँ का दूध पीती है? माँ का दूध पिया ही नहीं, उन्हें जन्म से आया ही नहीं माँ का दूध। ठीक। ओपरा दूध पीती है गाय का। ठीक है। ठीक है। अच्छा देखिए, अगर वो अपनी माँ का दूध पीती तो मैं उनकी माँ को नुस्खा बताता। अगर गाय आपके घर में है तो वो भी माँ का काम कर सकती है। तो जिन लोगों की माएँ दूध पिलाती हैं उनके लिए यह है कि 1 चम्मच खसखस दूध में पीसकर बच्चों की माँ पी लिया करें। इसके ज़रिए बच्चों के दूध जब पिएंगे उसके ज़रिए बच्चों को फ़ायदा होता है और वो अच्छे हो सकते हैं। अगर गाय आपके घर में है तो गाय को 5 चम्मच उसकी सानी जो करते हैं या रोटी बनाते हैं, क्या जो भी खिलाते हैं, उसमें 5 चम्मच खसखस उसके पेट में जानी चाहिए। और इस गाय का दूध अगर आप इस बच्चे को पिलाएंगे तो उसको फ़ायदा होना मुमकिन है। और भी सवाल थे इनके? जी जी, एक तो इनकी बहू का जो मसला है वो हैज़ का है। हाँ, बहू के लिए आपके किचन में खाने का सोडा है, वो जिसे हम मीठा सोडा कह देते हैं,
वही सोडा जो आपके किचन में यूज़ होता है, एक चुटकी पानी में मिलाएं और इस पानी से गोंद चिलगोज़ा, याद रखें असली ले, ये नकली मत ले लेना, बहुत मिलते हैं नकली, जो भी मैं नुस्खे बताता हूँ नकली बहुत मिलते हैं। तो एक चुटकी गोंद चिलगोज़ा खिला दें इनको। ये एक रॉ मटेरियल है, कच्ची दवा है, और ये पानी जो खाने के सोडे का है, बहू को रोज़ाना एक खुराक ज़रूर दिया करें, बहू को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, पोता है जिसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और उसके पैरों में सूजन है। अच्छा, यूरिक एसिड देखिए अच्छा हो सकता है। अलसी आप जानते होंगे ज़रूर, पोता पोती वाले हैं तो अलसी ज़रूर जानते होंगे। 200-300 ग्राम अलसी खरीद लें और इसको साफ़ करें, कंकर वंकर भी बहुत मिला देते हैं, और हल्का सा भूनकर पाउडर बना के रख लें, हल्का सा भूनकर पाउडर बना के रख लें। ये आधा चम्मच या उससे भी कम इस बच्चे को इसका पाउडर खिलाइए। और एक आता है नमक जैतून, ये भी असली मिलना ज़रूरी है। एक चुटकी नमक जैतून पानी में मिला दें, 1 गिलास पानी में, और इस पानी से ये अलसी का पाउडर खाएं दिन में 1 बार, तो इनको भी फ़ायदा होना मुमकिन है। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, यहाँ एक वक्फा दरकार है, बहुत जल्द हाजिर हुए। आप देखते रहें आदाब डॉक्टर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है। आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर हकीम साहब का इस्तकबाल कर लेते हैं तमाम नाजरीन की तरफ से, और हमारी पूरी टीम भी आपको खुश आमदीद कहती है। हकीम साहब, इस्तकबाल है आपका। खुश आमदीद, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बताएं क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, बहन का सवाल था। 50 साल है उम्र उनकी। हाँ बाईपास ऑपरेशन हुआ हार्ट का 12 साल पहले। हाँ। अभी उनको पैरालाइसिस अटैक भी आया 2 महीने पहले, 3 महीने जरा आया, टैबलेट से कम हो गया। अभी उनको लीवर में इरखान बताया और इन्फेक्शन बताए थे डॉक्टर। तो जैतून का नमक 2 महीने से ले रहे हैं, 1.5 महीने से। अल्हम्दुलिल्लाह इरखान भी कम है, इन्फेक्शन भी नॉर्मल निकला रिपोर्ट में। शुगर बढ़ा हुआ है उनके लिए, दवा जैतून उसका जामुन का गोंद दे सकते क्या उनके लिए? ठीक है जी। ऑपरेशन हुआ 12 साल पहले। हाँ, बेहतर जी हकीम साहब। देखिए, मैं बताता हूँ कि ये नमक जैतून यरकान के लिए बहुत अच्छा है, तो आपने साबित भी कर दिया। और ये लीवर की जो समस्याएं हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, वर्म की समस्याओं के लिए, पेट के लिए, तो बहुत अच्छा हुआ आपने दिया। और लंबे अरसे तक भी दे सकते हैं इनको। और यरकान भी बहुत ख़तरनाक बीमारी है, अगर ज़्यादा हो जाए तो संभाले में नहीं आता। और क्या सवाल नहीं? और ये है कि उनको डायबिटीज़ है तो गोंद जामुन दे सकते हैं उन्हें? हाँ, यकीनन आप दे सकते हैं गोंद जामुन, 1 चुटकी 2 बार। गोंद जामुन अगर असली मिल जाए तो मेरा जो तजर्बा है, मैं बेशुमार दवाओं से वाकिफ़ हूँ, कई हज़ार दवाओं से वाकिफ़ हूँ, और मैंने इतनी तेज़ असर दवा नहीं देखी जो गोंद जामुन की तरह, एलोपैथ की तरह जो काम करती है। 1 चुटकी अगर 2-3 बार लिया जाए तो डायबिटीज़ कंट्रोल रह सकती है। उनको आप ज़रूर दे सकते हैं गोंद जामुन। जी, हैदराबाद से परवीन साहब। जी, क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा 2 सवाल है जी। एक में भांजी के घुटनों में बहुत दर्द होता है उनको, हड्डियों में, जैसा पौंचे की हड्डी में, घुटनों की हड्डी में बहुत दर्द होता है उनको। ठीक है। और दूसरा सवाल, दांत में कीड़ा आ गया तो क्या करना?
ठीक है। भांजी की उम्र बता दीजिए। भांजी की उम्र 26 साल 27 साल हो सकती है। ठीक है। और देखिए, किसी को भी अगर जोड़ों में, पांचों में, घुटनों में, कमर में दर्द हो तो दुनिया की सबसे अच्छी रॉ यानी कच्ची दवा, रॉ मटेरियल माना जाता है गोंद स्याह। गोंद स्याह मतलब काला गोंद। अब परेशानी ये होगी कि नकली लोग बहुत बेचने लगे, 100% बेचने लगे गोंद स्याह। गोंद स्याह असली ले लें और आधा आधा ग्राम सुबह और शाम खिलाएं, पानी के साथ, दूध के साथ। भांजी आपकी अच्छी हो सकती है इंशाल्लाह। यास्मीन साहबा हमारी अगली कॉलर है। जी यास्मीन साहबा, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मेरे 3 सवाल हैं। 3 सवालों में मेरे सवाल तफसील से सुन लीजिए। मैं गोंद मोरिंगा खा रही हूँ, उसके अलावा जो चूरन है, धनिया, मेथी, आंवला, वो भी बना के खा रही हूँ। परसों उन्होंने बोला है कि मेरे को थायराइड की 100 mg गोली खा रही हूँ, हाँ, वो कम नहीं हुआ। उसके अंदर खाने का सोडा डाल के खाओ कर बोले थे। क्या ये खाने का सोडा डाल के लेना एक चुटकी सही है, ये बताइए। और दूसरा क्या है बोले तो जरा मेरे को विसराट होती रहती कौन सी चीजों से, भूलना क्या भी चीज ये करे तो याददाश्त में विसराट हो रही है, उसे क्या लेना है वो एक बोलिए। और मेरी बहन की लड़की हमेशा हर सीजन में, चाहे सर्दी का हो गर्मी का हो, सर्दी रहती, नाक से सर्दी, और उसके बाल भी झड़ रहे हैं, उसको क्या लेना है वो एक उसका एक क्या नुस्खा बनाना वो एक बताइए। और तीसरा सवाल क्या है बोले तो ये जो हमारी लड़की है उसे मैं अखरोट, दुबली पतली है, उसे अखरोट प्राश दे रही थी मैं, उसे खून बनने के लिए और उसका वेट बढ़ने के लिए क्या लेना। वो 20 बरस की है, अभी 21 बरस लगते उसको। अखरोट प्राश दीजिए, दूध के साथ दीजिए, और गोंद मोरिंगा 1 ग्राम रोजाना दूध, पानी या नारियल पानी के साथ दे दिया करिए। आपकी भांजी के लिए ये नुस्खा काफ़ी हो जाएगा इंशाल्लाह। उसकी सेहत भी अच्छी होगी और तंदुरुस्ती सब अच्छा होना चाहिए। जिसको हर वक्त नज़ले ज़ुकाम किसी कैफियत रहती है और बाल झड़ रहे हैं, उसके लिए क्या है? देखिए, नज़ला जो है गिरता है बालों पर, आँखों पर, दांतों पर, कानों पर, कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा के जाता है। नज़ले का सही इलाज करने के लिए 6-7 महीने लगते हैं। ऐसा मरीज़ जो छींकता खांसता रहता है, ये उसके अंदर इम्यूनिटी की बहुत कमी होती है, यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत की, यानी वो ताकत जो बीमारियों से लड़ती है उसको हम क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं, जो हमारे जिस्म में पाई जाती है। जिसकी ये कमज़ोर हो जाती है, कम हो जाती है, उसको नज़ले, खांसी, बलगम, छींके, बुखार में मुब्तला रहना पड़ता है, और बालों और आँखों को भी ये नुकसान पहुंचाती है। तो 6-7 महीने इलाज करें। 2 नुस्खे बताता हूँ। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये 3 चीज़ें 100-100 ग्राम खरीदें। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम खरीदें। उन्नाब की गुठली निकाल कर बाहर फेंक दें और उसके इसमें 30 ग्राम पीपले मिलाएं और पाउडर बना के ये नुस्खा 1 चम्मच सुबह निहार मुँह, 1 चम्मच शाम रात को खाने के बाद गर्म पानी या चाय के हमरा ले सकते हैं। ये अगर 6-7 महीने नुस्खा किसी को दिया जाए तो उसको फ़ायदा होना मुमकिन है। और माजून आर केयर भी यही काम करता है, 1 चम्मच 2 मरतबा इसी तरह लेने से, लेकिन लंबा इलाज है और इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब ये नज़ला खांसी इनका जाएगा तो बाल गिरने अपना आप रुक जाएंगे और सेहत भी अच्छी होने लगेगी। तो इनका इलाज ज़रूर करें, फ़ायदा उठाएं। जी, याददाश्त कमज़ोर हो रही है, हाफ़ज़ा
भी मेरा कमज़ोर हो गया अब तो। बस इतना याद है, अपना भी कोई था तो सही। आहा। और वो गज़ल का शेर याद आ गया था मेरी कि दिमाग की तक़वियत के लिए जो लेते हैं उसमें ऐसा नुस्खा जो आपके खून को भी पतला रखे। तो सर इस उम्र में दिमाग से खून पूरी तरह तवाफ़ नहीं करता, रक्स नहीं करता, तो 2 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी खाने का सोडा और 1 चुटकी नमक ज़ैतून, ये तीनों चीज़ें किस तरह खाएंगे आप देख लें। वैसे मैं ये तरीका बताता हूँ, 1 चुटकी नमक ज़ैतून पानी में मिला लीजिए, 1 चुटकी खाने का सोडा पानी में मिला लीजिए और 1 या 2 चुटकी में जितनी हल्दी आए खा लें और ये पानी पी लें दिन में 1 बार। आपकी याददाश्त बेहतर हो सकती है। जी, थायराइड के लिए जानना चाह रही हैं कि नमक ज़ैतून के साथ खाने का सोडा इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, अगर थायराइड के नुस्खे के साथ आप ये इस्तेमाल करें खाने का सोडा तो मज़ीद फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, परवीन साहबा ने दांतों में कीड़े का जिक्र किया था, उसकी रहनुमाई हो गई थी हकीम साहब? नहीं हुई? जी। अच्छा, दांतों में कहते हैं कीड़ा लग गया और दांतों की बीमारियां भी होती हैं, लेकिन दांतों में कीड़ा कभी लगता नहीं है, बल्कि वो मुतासिर हो जाते हैं ऐसी चीज़ों से। जब हम रात को खाना खा के सो जाते हैं और कुल्ला नहीं करते या दांत नहीं मांजते तो हमारे दांतों में कुछ फंगस सा हो जाता है और जो फिर छोड़ता नहीं, पूरे दांत को ही नुकसान पहुंचा देता है। तो अगर दांतों की कोई ऐसी तकलीफ है कि दर्द होता है या कीड़ा आप कहते हैं जिसे, तो 2-3 दिन आप ये खाने का सोडा 1-2 चुटकी लें और यहाँ पर रख लें और ऐसे करके दांत मांजें अपने पूरी तरह अंदर तक, और ऐसा मुंह लटका लें। जब ये सोडा से मांज चुके तो मुंह लटका लें और थूकें, लुआब गिरने दें लेकिन कुल्ला ना करें। 1-2 घंटे तक कुल्ली बिल्कुल ना करें, तो जो भी जर्म्स या फंगस होगा उनको अच्छा होना मुमकिन है। हकीम साहब, दांतों की मजबूती के लिए क्या खाया जाए? हम देखते हैं कुछ लोगों के दांत बड़े मजबूत होते हैं, मोतियों की तरह सजे हुए होते हैं, अनार के दानों की तरह सजे हुए होते हैं। तो दांतों की मजबूती के लिए अव्वल तो कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। बकिया और खाने पीने की चीज़ों में या ग़िज़ाई अजनास में ऐसा क्या खाएं जो मसूड़े मजबूत रहें, दांत मजबूत रहें, लंबे अरसे तक साथ दें हमारा? अच्छा देखिए, असल में तो हमारे मसूड़े मजबूत होते हैं, लेकिन हम नाम लेते हैं कि दांत मजबूत हैं। तो दांतों के लिए कैल्शियम सभी जानते हैं, चूना, और मसूड़ों के लिए मल्टीविटामिन्स, जिसमें भी विटामिन्स बहुत हों। ऐसी अज्जा, ऐसी ग़िज़ाएँ या ऐसी दवाएं खाने से हमारे दांत मजबूत रह सकते हैं। जी, खदीजा साहबा, क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरे 2 सवाल हैं। जी, ज़रा बुलंद आवाज़ से खदीजा, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही। अच्छा, मेरी लड़की के लिए आप बोलिए ज़रा। उन 20 साल के है, हाँ। कान में सुराख डालिए था, 3 दिन हो रहा, उनको ज़्यादा दर्द हो रहा। खदीजा साहबा, सवाल आपका पहुंचा नहीं, दोहराइए एक बार। 20 साल लड़की की उम्र है, मसला क्या है? उनका मसला ये है कि उनको नाक सूचाए, नाक छिदाए, उनको नाक और कान छिदाए। छिदाए तो हैं? हाँ, नाक में सुराख डाले ऐसा, तो बाली पहनने के लिए। तो अभी उनको 3 दिन हो रहे हैं साहब, अभी उनको दर्द बहुत हो रहा, तो दवाखाने को लेके जाना चाहिए, कुछ आप नुस्खा बोलेंगे? ठीक है।
हाँ, कोई भी दर्द निवारक दवा, दर्द कुशा मेडिसिन उन्हें दे दीजिए। दवा खाने ले जाने की ज़रूरत नहीं है, और वो भी दर्द की दवा देंगे, और उस जगह पर कोई चीज़ डाली हुई होगी नाक में और कान में, तो उस जगह पर तेल वगैरह लगा दें, या कोई मेडिसिन एंटीसेप्टिक जो ट्यूब है वो लगा दें। इसके अलावा आप चाहें तो डॉक्टर को भी रुजू कर सकते हैं। जी नाज़रीन, तो वक्त मज़ीद आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं देता, गुंजाइश नहीं है आज। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले हम चाहें कि हकीम साहब का एक बार फिर दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा कर दें। अपना बेशकीमती वक्त रोज़ाना अपनी बेपनाह मसरूफियात के बावजूद नाज़रीन के लिए निकालते हैं, और इसके लिए शुक्रिया का लफ्ज़ बहुत छोटा है। दुआएं आप सबकी भी दरकार हैं, और हम भी हमेशा दुआओं के साथ हकीम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत व सलामती के साथ दराज़ी उम्र अता करे, और इसी तरह आपका फैज़ नाज़रीन तक पहुँचता रहे। उन सब के लिए एक ये कह सकते हैं हकीम साहब के दर्द का मदावा, दर्द का दरमा, और आपके लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहे। शुक्रिया। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।